ये मेरे हिसाब से जाति का मामला बहुत उलझ गया और इसको उलझाया भी गया है। ये उलझाने का काम ब्रिटिशों से शुरू हुआ है। उसके पहले भी जाति व्यवस्था का वर्णन तो आता है, परंतु वो वर्णन सारा का सारा ब्रिटिशों के नरेशन से छनकर आ रहा है। इसलिए ब्रिटिशों का इसमें बहुत अहम रोल है। अगर यदि हम शब्दों के अर्थ और उस प्रथा के इतिहास में जाएंगे, तो उसका पहले तो जाति शब्द है, वो स्पेसीज के अर्थ में आता है। ये सरीसृप जाति हैं, माने जो पेट से सरकते हैं, वो सरीसृप जाति हैं। या ये पहले वो था कि कितने प्रकार के हैं, तो जरायुज, अंडज, स्वेदज, तो वो जातियां हैं। फिर उसका ये स्पेसिस का ही अर्थ धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य जाति ऐसा ही आया। ये स्पेसिस, ये मनुष्य जाति यहाँ से प्रारंभ होता है। फिर उसमें जो प्रकृति दत्त जो भिन्नता होती है, उसको लेकर ये जाति का वर्गीकरण विभाजन होता गया। तो फिर मनुष्य में नर जाति, नारी जाति, ये आदिम जातियां मनुष्य के अंतर्गत हुई। परंतु वन्य पशु और पशु के एक जाति, पशुओं में भी भिन्न भिन्न जातियां हैं, वनस्पति में भी भिन्न भिन्न जातियां हैं। ऐसे अनेक जातियों में पशु, पक्षी, प्राणी, वृक्ष, वनस्पति, ये सब अलग अलग जातियां हैं। ऐसे मनुष्य जाति है। अब मनुष्य जाति के अंतर्गत नारी जाति और नर जाति, ये दो हैं। अब उसके आगे बढ़ते बढ़ते वह अमेरिकन जाति, यूरोपियन जाति और इधर भारतीय जाति, ऐसे जो प्रजा है उस राष्ट्र को बिलोंग करती है, उसको जाति शब्द आ गया। वो आगे वर्गीकरण होते होते इस प्रकार का जो भूभाग है, जो पंच महाभूतों और तीन गुणों का जो समुच्चय है, उसका जो संयोजन है, वह जिस प्रकार का है, उसके आधार पर ये राष्ट्रों का विभाजन हुआ। उस राष्ट्र में रहने वाली जो प्रजा है, उसको जाति कहा गया। माने मनुष्य जाति, नर जाति, नारी जाति, फिर भारतीय जाति, भारत की प्रजा, ये भारतीय जाति है। फिर उसमें जैसे भिन्न भिन्न स्वभाव हुए, वर्गीकरण तो आगे होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो ब्राह्मण जाति, वैश्य जाति ऐसे हुआ, उसका नाम वर्ण रखा गया। ऐसे ये सारे जो हैं मनुष्य के द्वारा सृष्टि को समझने के लिए जो नामकरण होते गए, उसके अनुसार है। परंतु इसका मूल जो है वो प्राकृतिक है। स्वभाव के आधार पर, देश के माने स्थान के आधार पर उसके वो गुण कर्म है, तो वर्ण के साथ जोड़ा। परंतु ये प्रकृतिगत जो भिन्नता है, उसको समझने के लिए जाति आया। फिर जाति में कुल आया, तो कुल को भी जाति कहा गया। और उसके आधार पर माने कुलगत जो स्वभाव होता है, जो खासियत विशेषताएं होती हैं, उसको जाति के साथ जोड़ा गया। ये कोई बहुत विवाद का प्रश्न ही नहीं है। जैसे गाय नाम की पशु की जाति ऐसी है जो कभी भी मांस नहीं खाती। जो सिंह नाम की प्राणियों में जाति है, वो कभी घास नहीं खाती। ये जो गुण विशेष हैं, वो जाति शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। कुल, उसमें से फिर कुल आया, तो कुल भी वंश परंपरा से जो आता है वो कुल है। उस कुल को भी जाति शब्द के साथ जोड़ा गया। और जैसे एक उदाहरण बताए, तो ये कैसे इनेट फीचर्स ऑफ जो जन्म से जो प्राप्त होता है, जो गुण प्राप्त होता है, वो कहाँ कहाँ से होता है। तो मनुष्य से, मनुष्य जाति से, नर जाति से, कुल से ऐसी जाति आती गई आती गई।
जैसे एक उदाहरण पंचतंत्र में आता है कि एक लोमड़ी का बच्चा हाथी शेरों के बीच में, सिंहों के बीच में पल रहा है। तो सभी सिम्हा के बच्चों के साथ खेल रहा है, बड़ा हो रहा है, पुष्ट पोषण उसका हो रहा है। परंतु एक बार दूर से हाथी की चिंगाड़ सुनाई दी, तो सिंह के बच्चे भी ऐसे उसका वध करेंगे ऐसा करके उछल-कूद करने लगे और लोमड़ी का बच्चा है वो दुबकने लगा। अब इसका कारण क्या है? वो सिंहों के बीच में तो बड़ा हो रहा है, परंतु सिंह की माँ कहती है कि देखो शूरोसी कृतविद्योसी, तुम शूर हो, कृतविद्या माने पढ़े लिखे हो, दर्शनीयोसी तुम सुंदर हो, दिखने में भी सुंदर सभ्य दिखाई दे रहे हो, परंतु यस्मिन कुले तु जातस्व, जिस कुल में तुम जन्मे हो गजस्तत्र न हन्यते, उसमें हाथी की शिकार नहीं होती। तो जो जन्म से प्राप्त हुआ है वो जाति के साथ जुड़ गया, इसलिए जन्मना जाति, जन्म से ही जाति निश्चित होती है। फिर वो मनुष्य जाति हो, नर जाति हो, नारी जाति हो, जो भी जाति हो हमारी, वो जन्म से तय होती है। तो जन्मना जाति ये भी आया, ये भी प्राकृतिक है, ये भी कुछ बनाया हुआ नहीं है। तो प्राकृतिक रूप से जाति शब्द को समझना। अब धीरे धीरे समाज व्यवस्था में वह आचार और व्यवसाय के साथ जुड़ गया। व्यवसाय मूलतः कर्म ही है, वो काम कर रहे हैं, वही व्यवसाय है। व्यवसाय मिशन ऑफ लाइफ के रूप में देखा जाता है, अर्थार्जन के रूप में देखना वो तो बहुत बाद की व्यवस्था है, परंतु उसकी प्रवृत्ति क्या है, वृत्ति प्रवृत्ति क्या है, उसका उसका नेचुरल स्वभावतः इंक्लिनेशन क्या है, उसके आधार पर उसकी जाति। परंतु व्यवस्था में मूल जन्मना जाति आ गया, फिर वर्ण भी उसके साथ जोड़ा गया, फिर आचार और व्यवसाय, व्यवसाय माने मिशन ऑफ लाइफ, फिर उसमें अर्थार्जन भी आ गया, वो जातिगत हो गया। ऐसे संप्रदाय जाति के साथ जुड़ा और आचार धर्म माने संप्रदाय धर्म है। तो संप्रदाय और व्यवसाय ये दोनों एक साथ जुड़ गए तो वो जाति के साथ आ गए। तो जो जाति है वो प्रकृतिगत अपने जो गुण हैं वो दर्शाते हैं, और उसमें वर्ण व्यवस्था ये 4 भाग उसके किए गए, वो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। वर्ण प्राकृतिक भी है, परंतु आज जो बनाई गई है वो तो व्यवस्था है। तो जातिगत वर्ण अलग हो सकता है, जन्म से वर्ण अलग हो सकता है, व्यवस्था से वह कुल के साथ ही जोड़ा गया है, नहीं तो व्यवस्था ही नहीं रहेगी। ऐसा उस जाति शब्द का अर्थ है। फिर धीरे धीरे वर्ण के साथ जोड़कर ब्रिटिशों ने ऊंच नीच का भाव उसमें जो जोड़ दिया। वो तो विभाजन करो, फूट डालो और राज करो, इस रूप में उसका हथियार के रूप में उपयोग किया। व्यवसाय और आचार के साथ जोड़कर वर्णानाम ब्राह्मणो श्रेष्ठ ऐसा भी कहा गया। अब वो क्यों कहा गया, वो उस समय शूद्रों को भी उसमें कोई आपत्ति नहीं थी, वैश्यों को भी आपत्ति नहीं थी, किसी को भी आपत्ति नहीं थी। अपने अपने वर्ण के अनुसार अपना व्यवसाय करो, अपनी अपनी जाति के अनुसार अपने आचार धर्म का पालन करो, तो कोई आपत्ति नहीं थी। वो तो आज भी ब्यूरोक्रेसी के कैडर में कारकुन भी होते हैं, प्यून भी होते हैं, अकाउंटेंट्स भी होते हैं, सेक्रेटरी भी होते हैं, सर्व प्रकार के तो ऊपर नीचे होता ही है ना। एक कैबिनेट सचिव को एक प्यून बराबरी नहीं करेगा, वो तो मानेगा ही कि ये तो ऊंची कैडर है, वो तो मानेगा ही। तो भेद तो रहने ही वाले हैं, भेद के आधार पर ये द्वेष निर्माण करना
ये ब्रिटिशों ने किया, लीगेसी उसकी आज भी चली है, उसमें आरक्षण आ गया। कम्युनिस्टों ने बीच में ऊंच और नीच का, शोषण और शोषित का संबंध जोड़ दिया और शोषितों को विद्रोह करने के लिए उकसाया। वो एक समय ऐसा आया कि भारतीय समाज में सब अंधाधुंध ही हो गया था, तो सब अपने प्रकृतिगत, अपने वंशानुगत, अपने समाजगत जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को उथल-पुथल, व्यवस्था में भी उथल-पुथल हो गई और अपने-अपने वर्णों के, अपने-अपने जातियों के स्वभावगत और व्यवस्थागत कर्तव्य सब भूल कर वो जो अ, अव्यवस्था फैल गई, कोई कुछ भी करेगा, कोई कुछ भी करेगा, सब समान हैं, कोई वर्ण और जाति के आधार पर कोई भेद नहीं है। तो वे मापदंड नहीं रहे। बाद में पढ़ाई के, नौकरी के, सामाजिक प्रतिष्ठा के या ज्ञान क्षेत्र के या व्यवसाय क्षेत्र के कोई मापदंड ही नहीं रहे वर्ण और जातिगत। तो पहले मापदंड थे वर्ण और जाति के आधार पर, अब वो मापदंड नहीं रहे। तो कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा हो गया। इसलिए वो पॉलिटिसाइज़ेशन ये हो गया कि आरक्षण दो। माने अब गुणवत्ता नहीं देखना, लेकिन ये शोषित रहे हैं, इसलिए उनको अतिरिक्त रक्षण नहीं देंगे, अतिरिक्त सहायता नहीं करेंगे, अतिरिक्त मापदंड नहीं निर्माण करेंगे, अतिरिक्त व्यवस्थाएँ नहीं निर्माण करेंगे, तब तक वो समान स्तर पर नहीं आएँगे। तो अभी शूद्र शोषित है ना, उसको ब्राह्मण की पैरिटी में लाओ। वैश्य नीचा माना जाता है ना, ब्राह्मण की पैरिटी में लाओ। अथवा ब्राह्मण अपने आप को बहुत ऊँचा मानता है ना, उसको नीचा कर दो। ऐसे समानता का एक नया मापदंड शुरू हुआ और उसमें फिर सबको समान बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था आ गई। अब आरक्षण जब लागू किया गया तब 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, लेकिन वो तो जाएगा कहाँ से? पॉलिटिसाइज़ेशन होने के कारण से उसको और ज़्यादा उकसाया जाता है और उसमें से फिर जाति भेद, जाति द्वेष ये सब निर्माण हुआ। एक जाति का व्यवसाय के साथ ही शुद्ध जोड़कर भी ऐसा कहा जाता है। रविंद्र गुरुजी की थियरी है कि व्यवसाय जातिगत होते हैं या जाति व्यवसाय के अनुसार होती है, फिर एक जाति में 4 वर्ण होते हैं, वो एक अलग किस्सा है, अलग चर्चा का विषय है। इतना मैं समझती हूँ। हो सकता है इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता भी पड़े। जी। इसमें एक और प्रश्न था ताई, कि हम जब भी समाज व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें हम दो बातें तो आधारभूत लेकर चलना चाहते हैं। हम जैसी संकल्पना हमारे समाज व्यवस्था की रही है कि एक तो कुटुंब जो है वो समाज की न्यूनतम इकाई है। हाँ, और समाज व्यवस्था की, और गांव जो है वो अर्थव्यवस्था की न्यूनतम इकाई है जी, है ना। तो इसमें माने मेरे मन में ये विचार आता है कि हमको जातियों ने ही उसको न्यूनतम इकाई गांव को बनाया। अगर हम उसको व्यवसाय के साथ जोड़कर देखें, और हमारे तो सरनेम में भी हमारे व्यवसाय आने लगे थे, ऐसे बहुत सारे लोगों के सरनेम, लोहार, कुम्हार, मोची, दर्जी, बुनकर, ये सब, हाँ, ये सब आने लगे थे। तो हमको माने अगर हमको जाति का प्लेसमेंट इस रूप में करना है कि जैसे कुटुंब का हमने प्लेसमेंट किया और गांव का भी हमने प्लेसमेंट किया, ऐसे जाति का प्लेसमेंट अगर हमको करना है तो वो तो समाज व्यवस्था के टर्म्स में भी आएगा और अर्थव्यवस्था के टर्म्स में भी आएगा। तो एक विचार मेरे मन में आ रहा था कि उसको कैसे, माने ये आवश्यक है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है,
तो इसका प्लेसमेंट हमको ऐसे, जैसे न्यूनतम इकाइयों के रूप में हमने गांव और कुटुंब का किया है, ऐसे जाति का भी किसी तरह समाज में प्लेसमेंट हमको एक सूत्र रूप में देना चाहिए, ऐसा मन में आ रहा था। लेकिन हमने अर्थ और समाज दोनों का तो न्यूनतम इकाई बता दिया, जाति का प्लेसमेंट कैसे देखना चाहिए था इस ये व्यवस्था में हमको? अभी समझो विगत 300-400 वर्षों से जाति का संबंध व्यवसाय से जोड़ा गया है। जी। वैसे आज व्यवसाय के साथ जोड़कर जाति शब्द का प्रयोग होता है और अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। दैशिक शास्त्र में उस व्यवसायगत जो हम जाति जिसको कहते हैं उसको उपवर्ण कहा गया है। व्यवसायों का निर्धारण भी वर्णों के आधार पर हुआ है और फिर वर्णों में एक वर्ण में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, उनको उपवर्ण ऐसा कहा गया है। जाति शब्द तो मूल प्रकृतिगत इसमें ही हमारे जो शास्त्रीय वाङ्मय है उसमें उपयोग में लाया गया है। जाति माने जन्म से जो गुण प्राप्त होते हैं वही है। अगर यदि हमको मूल तक पहुंचाना है तो इसमें बहुत छानबीन करनी होगी, बहुत थ्रेडबेर इसका विश्लेषण करना होगा और जाति को व्यवसाय से भिन्न करना होगा। जैसे एक गुलाब का ही पौधा है तो कितने प्रकार के गुलाब होते हैं ना, तो वो सारी जातियां ही है। जातियों के कारण से भिन्न 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 प्रकार के गुलाब होते हैं, परंतु वह है मूल एक ही जाति गुलाब। ऐसे जाति उपजाति ऐसे ऐसे होते हैं। उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है कि युद्ध के कारण से जाति धर्मों का ही उच्छादन होगा, विनाश होगा, वो जाति धर्म। उत्सन्न कुल धर्माणाम, कुल धर्मों का भी विनाश होगा। ऐसे यदि बहुत छानबीन करके थ्रेडबेर डिस्कशन करके जाति को हम मूल इसमें लाएंगे, उसका मूल अर्थ क्या है इसके ऊपर प्रतिष्ठित करेंगे, तो फिर जाति के साथ ही व्यवसाय का संबंध नहीं रहेगा और वर्ण उपवर्ण के साथ ही उसका संबंध रहेगा। ऐसा होगा तो जाति व्यवस्था इतनी उसमें सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी, परंतु ये बहुत दूर की बात है। अभी जो स्थिति है उसके अनुसार करना है तो जाति को व्यवसाय के साथ जोड़ना, ऐसा ही अगर हम मान भी लें तो गांव की रचना, ग्राम रचना जो है उसमें मनुष्य जीवन को सुकर बनाने के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं आवश्यक हैं उन सब व्यवस्थाओं को पूर्ण करने वाले, निभाने वाले व्यवसायों को और उन व्यवसायों को करने वाली जातियों को उस ग्राम में निवास करना होगा और अपना काम करना होगा, तभी वो एक इकाई बनेगी। माने जितने भी प्राण धारणा के लिए, जीवन यापन करने के लिए आवश्यक बातें हैं उनका उत्पादन करने वाली, उनका पुरवठा करने वाली, माने क्या कहेंगे उसको, सप्लाई करने वाली सर्व प्रकार की जातियां उस ग्राम में होनी चाहिए। ऐसा जाति को हम ग्राम व्यवस्था में समायोजित कर सकते हैं। तो पूर्व में ऐसा होता ही था कि ग्राम प्रधान या मुखिया होता था या राजा होता था, जो भी संचालक हैं, जो भी सत्ताधीश हैं, वो यदि इस व्यवसाय को करने वाली जाति नहीं है तो कहीं से भी लाकर अपने ग्राम में बसाता था, उसको प्रतिष्ठित करता था। ऐसे होना चाहिए। जैसे एक कुटुंब में सारे माने युवा पुत्र हैं तो पुत्र वधू होनी ही चाहिए, उसको लाना ही चाहिए, बच्चे होने ही चाहिए, वंश परंपरा आगे बढ़नी ही चाहिए, उसके
उसके आचार विचारों का पालन करना, ये उसको सिखाने की व्यवस्था होनी ही चाहिए। कुल देवता होना चाहिए, हर एक का इष्ट देवता होना चाहिए। उसी प्रकार से एक ग्राम में सर्व प्रकार के व्यवसाय करने वाली जातियां होनी ही चाहिए, तभी मिलकर अर्थव्यवस्था ठीक होती है। जी। जी। हम्म। तो ताई इसका मतलब है कि हाँ, जातियों का व्यवसाय से ताल्लुक है ना, मतलब हाँ, कनेक्शन आज है। आज तो है ही, जातियों का ही व्यवसाय से ताल्लुक है, वर्ण का इतना नहीं रह गया। और अगर अगर व्यवसाय से पहले ताल्लुक नहीं था तो पहले क्या बोलते थे, जो कार्य अलग अलग थे? अब जैसे हम्म, कुम्हार हो गए या बढ़ई हो हम्म, गए या बुनकर हो गए, इनको वैश्य क्या और, बोला जाता था? हाँ, वैश्य और शूद्र वर्ण के उपवर्ण। क्योंकि कहीं मैंने ये भी सुना है कि हाँ, जाति जो हाँ, शब्द है वो हाँ, ख्याति ख्याति से आया है, वो ठीक नहीं है क्या ताई? ना फिर उसका जो ख्याति, ना ख्याति से नहीं आया। ख्याति माने आपका विश्व में, समाज में दूर दूर तक नाम होना, प्रसिद्धि होना। ख्याति उसकी ख्याति दिग दिगंत में फैल गई, माने दिग दिगंत में दूर दूर तक लोग उसको जानने लगे, पहचानने लगे। वो ख्याति है। हाँ वही दूसरा, उसके उसके हाँ, कार्य की वजह से उसको पहचानने लगे या जानने हाँ, लगे। हाँ, हाँ, ठीक है, उसके गुणों के कारण से, उसके पराक्रम के कारण से, उसके दान के कारण से, उसके धर्मवेत्ता होने के कारण से, उसकी सेवा भावना से, किसी भी कारण से। दूसरा, ख्याति शब्द नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है ज्ञाति। और गुजराती में जैसे नात जात ऐसा कहते हैं, ज्ञाति का हो गया नात और जाति का हो गया जात, नात जात। अच्छा, ख्याति मतलब जिस विषय का ज्ञान हाँ, है। हाँ, 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 ज्ञाति और जाति। तो वही ज्ञाति शब्द वही जो है वर्ण और वही होते वही होते वही मेरे हिसाब से वर्ण और उपवर्ण। जैसे जैसे कोई कोई सामाजिक अपराध करता था, तो जैसे कहते हैं उसको नात बाहर कर देना। नात बाहर कर देना माने ज्ञाति व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत नहीं रखना, उसके साथ व्यवसाय का संबंध नहीं होगा, उसके साथ खरीदी और विक्रय का संबंध नहीं होना, उसके यहाँ पानी नहीं पीना, उसके यहाँ भोजन नहीं करना। बेटी का तो सवाल ही नहीं है। रोटी का व्यवहार बंद कर देना, किसी सामाजिक उत्सव में उसको निमंत्रित नहीं करना। कोई उसके साथ यदि संबंध रखेगा और दया करके उसको खिलाने पिलाने जाएगा या उसकी दुकान से कुछ खरीदेगा, तो वो भी ज्ञाति से बाहर हो जाएगा। ऐसा वो सामाजिक अपराध का दंड होता था कि उसको ज्ञाति के से बाहर कर दो। तो ये ज्ञाति, ये एक ऐसी व्यवस्था है। तो मेरे हिसाब से इसमें हमको जरा कालक्रम में माने इतिहास में भी अध्ययन करना चाहिए कि इसका मूल कहाँ है, इसकी व्यवस्था कैसी हुई है, इसका आर्थिक आर्थिक सांप्रदायिक और सामाजिक इस प्रकार से कैसा उसका स्थान रहा है, कैसी उसकी व्यवस्था रही है। और हमारे सारे ऐतिहासिक कथानकों में जाति शब्द का इतना ऊहापोह नहीं आता जितना वर्ण का आता है। मनुस्मृति आदि में वर्णों की बात आती है, जाति की कम आती है। ताई इसका विवाह, तात्विक हाँ, 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 बोलो। इसका तात्विक ज्ञानात्मक जानकारी वाला ये सारा पक्ष ठीक है, लेकिन हम्म, समाज में जब जाति व्यवस्था को लेकर के संवाद होता है हम्म, तो वितंडा तो सारा इस आरक्षण को ही लेकर के हाँ, खड़ा किया जाता तो है हाँ, तो और आज, इसके समय समाधान की अपेक्षा भी जो इसके तत्व को जानता है उसी से की जाती है, पर वह सभी के साथ में कैसे लागू होगा? समाज इस आरक्षण के दोनों पक्ष हैं,
तो उससे सही बात कैसे होनी चाहिए वो भी अपेक्षा करता है, तो उसमें हमारे को किस प्रकार से अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानात्मक पक्ष और ये अभी हम कहेंगे तो वो सब मानेंगे, हाँ ठीक है, पर आज क्या करें, आज व्यवस्था ऐसी हो गई, तो इसके लिए वो होता है, तो इसको आज कैसे एड्रेस करें हम? आज ऐसा है कि जो वर्ण और जाति व्यवस्था का पक्ष लेते हैं और उसको मान्यता देते हैं, उन्होंने भी कुछ बहुत अध्ययन तो नहीं किया होता है। वो भी ऐसे ही कह देते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। कौन सा गुण और कौन सा कर्म? आप राम सुखदास जी महाराज को पढ़ेंगे तो वो गुण और कर्म अलग प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, लोकमान्य तिलक अलग प्रकार से कर रहे हैं। और हम जिनको आज के ही इसको लागू करना है, वो जन्म से छोड़ दो। वो गुण और कर्म माने अभी वर्तमान में जो कर्म, हाथ से किए जाने वाले कर्म, व्यवसाय दिखाई देते हैं, उससे करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं, उन्होंने भी अभी प्रामाणिकता पूर्वक और गंभीरता पूर्वक कोई अध्ययन इस विषय में किया नहीं है। या तो फिर उसमें इतना पूर्वाग्रह है, इतना है कि जो ब्राह्मण वर्ण के लोग अध्ययन करेंगे तो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मानेंगे, और शूद्र वर्ण के अध्ययन करने लगेंगे तो शूद्र को शोषित पीड़ित ही मानकर उसको आधार बनाकर करेंगे। तो इसका जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो तो अभी इतना दुर्बल है, कोई अध्ययन उसका नहीं करता है, किया ही नहीं है मूल में जाकर, कि वर्ण शब्द कहाँ है, कैसे आया, जाति शब्द कहाँ से आया, कैसे आया। फिर आप दैशिक शास्त्र जैसे ग्रंथ में भी देखेंगे तो उसमें आज के अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भगवत गीता में आज के अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। महाभारत में जाति शब्द का प्रयोग आज की तरह नहीं किया गया है। उसको मानना है कि नहीं मानना है ये तो पहले तय करो, और मानना है तो किस आधार पर मानना है, कैसे मानना है, हम क्या जानते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो कोई समाधान पूछ रहा है या ढूंढ रहा है, उसको उसने अध्ययन तो किया नहीं है। एक बात ये है। इसलिए तत्व और फिर ज्ञानात्मक पक्ष, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, आज ऐसा कोई अध्ययन कर ही नहीं रहा है। दूसरा, वर्तमान समय में यदि करना है तो आरक्षण वाला मामला तो पॉलिटिसाइज्ड है, उसको तो छोड़ो, कम से कम पॉलिटिक्स को छोड़कर फिर आप जाति को आज के संदर्भ में, वर्ण को आज के संदर्भ में देखो, नहीं करो ना व्यवस्था निर्माण। इतना साहस होना चाहिए कि हम वर्णों को छोड़ दे, वर्णों के नाम को छोड़ दे। आज जिस प्रकार का जन समाज है, जिस प्रकार के काम चल रहे हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है, उसी व्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने के लिए क्या करना। तो मूल तत्व है कि भेद तो होंगे, क्षमता में भेद होंगे, रुचियों में भेद होंगे, स्वभाव में भेद होंगे। इन भेदों को तो मानना पड़ेगा पहले। अब भेदों को ही नहीं मानेंगे तो फिर कौन से मापदंड आप लागू करेंगे? फिर आप शिक्षा के मापदंड लागू करेंगे, कौन से मापदंड? हमारे मापदंडों को कौन मापदंड भी तय करता है? कोई भी व्यवस्था बिठानी है तो मापदंड तो तय करने होंगे। तो अगर हम तत्व की बात करते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, तो आज की व्यवस्था को, आज की परिस्थिति को स्वीकार करके देखो, किसी कमरे में, किसी घर में सारा सामान उल झलूल जैसे ही है ढेर करके रख दिया है, तो हम सॉर्ट आउट तो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सॉर्ट आउट तो करो, फिर किसको कहाँ रखा जाए, किसको किसके साथ रखा जाए, किस काम के लिए क्या बना है, उसको कैसे किया जाए, ये तो पहले करना होगा। तो आज की स्थिति को हम समझें पहले, तो उस बारे में भी कोई अध्ययन नहीं हो रहा है। बौद्धिक साहस भी नहीं है, कंसर्न भी नहीं है।
इसलिए उसका कोई हल तो नहीं निकलता। कम से कम आज करना है तो पॉलिटिक्स से तो उसको मुक्त करो और समाज और संस्कृति के क्षेत्र में उसको लाओ, अर्थ क्षेत्र में लाओ, लेकिन अर्थ को धर्म के अनुकूल तो पहले बनाओ। तो ऐसे मापदंड निर्माण करके भाई अर्थ को धर्म के अनुकूल बनाना, तो धर्म मापदंड हुआ कि नहीं अर्थ का। अब अर्थ के साथ जो अब अर्थ की व्यवस्था करने लगो कि कौन क्या करेगा, तो उसके लिए कुशलता चाहिए, उसके लिए रुचि चाहिए, उसके लिए प्रवृत्ति चाहिए, स्वभाव चाहिए, उसके लिए अनुकूलताएं चाहिए। तो ऐसे मापदंड धीरे धीरे निर्माण करके फिर इसको सॉर्ट आउट करके फिर इसकी व्यवस्था पुनः बिठानी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप वर्ण व्यवस्था लो, जरूरी नहीं जाति व्यवस्था लो, जरूरी नहीं वर्णों के नाम उसी प्रकार से लो, लेकिन व्यवस्था के लिए कोई शब्दावली चाहिए, व्यवस्था के लिए कोई नीति चाहिए, व्यवस्था के लिए कोई स्ट्रेटेजी चाहिए, व्यवस्था के लिए कोई प्लानिंग चाहिए, व्यवस्था के लिए कोई शब्दावली भी चाहिए और मापदंड भी चाहिए। अब ये तो बहुत बड़ा ज्ञानात्मक पक्ष ही तो है, ये सब करना तो है। तो आप प्रिस्क्राइब करने के लिए कुछ अध्ययन करेंगे कि नहीं करेंगे? वेदों को छोड़ो ना, नहीं मानते, नहीं जानते ना, छोड़ो। आज का तो करो, तो बुद्धि से तो करना होगा। There is nothing sacred about जाति एंड वर्ण। चलो ठीक, मान लिया, अब आप क्या चाहते हैं वो करो। तो इसमें तो एक हाँ, ये भी लगता है कि हाँ, जैसे आज हम आरक्षण कहाँ पे देते हैं हम? एक तो शिक्षा को लेकर देते हैं हाँ, और हाँ, दूसरा नौकरी को लेकर देते हैं, हाँ, है हाँ, ना? नौकरी को तो लेकर वो, देते हैं। हाँ, तो अगर और चुनाव हमको, के लिए देते हैं, हाँ, तो चुनाव अगर में भी हमको है। इसको एड्रेस करना है ताई, तो जैसे आज जातियों को व्यवसाय के साथ जोड़ा गया है और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं नहीं, जिनका मार्केट ही नहीं है। सुनो, हाँ, आज जातियों को व्यवसाय के साथ नहीं जोड़ा गया है, उससे अलग करने पर तो तुले हैं सब। कौन? ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण वर्ण शूद्रों के व्यवसाय नहीं कर रहा है? कर रहा है। वैश्य वर्ण ब्राह्मण वर्ण के काम नहीं कर रहा है। मोची दर्जी का काम नहीं कर रहा है। और ब्राह्मण कृषक का काम नहीं कर रहा है, कर रहा है। और कृषक वैद्य नहीं हो रहा है, कृषक का बेटा। तो हमने जाति व्यवस्था को रखा ही नहीं है व्यवसाय के साथ। उसी दिशा में जा रहा हूँ हाँ, कि हाँ, हाँ, कि आज ये सभी लोग ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि जो करते थे, हाँ, उसमें योगक्षेम नहीं हो रहा था, इसीलिए जो मिल रहा है, जहां से हम कुछ कर सकते हैं वैसा कर रहे हैं, है ना? हाँ, ठीक, हाँ, ऐसा हाँ, हुआ। तो जब हम इस समस्या को देखें तो इसका सुलझाव जो है, उसकी दिशा तो उस जाति या जाति भी शब्द ना भी बोले, उस व्यवसाय का मार्केट क्रिएट करने में रहेगी। कि अगर हम, जैसे हम बोलते थे ना कि कुम्हार का मार्केट कैसे बनता था, कि हर वर्ष जो है उसके मिट्टी के बर्तन तोड़ के नए लेने हैं, तो ये तो मार्केट बनाने की एक व्यवस्था हुई। नहीं तो कुम्हार तो क्या करेगा? ये बहुत ही ऊपरी अर्थघटन है इसका। चलो ठीक है, लेकिन मान लो कि ऐसे ही होता था। इतना आरोपित करने के स्थान पर ऐसा कहना चाहिए कि सुरक्षा की व्यवस्था, सबके व्यवसायों की सुरक्षा करने के लिए कृत्रिम उपाय नहीं करना पड़ता था। ये अपने आप निर्माण होती थी आवश्यकताएं, तो अपने आप वो व्यवस्थाएं की आपूर्ति भी की जाती थी। चलो, लेकिन इससे भी हमको कोई हर्ज नहीं है कि ऐसे मार्केट। मुझे लगता है कि ये केवल मार्केट बिठाने वाला विषय नहीं, ये आर्थिक व्यवस्था है। हाँ, हाँ, केवल मार्केट वाला विषय नहीं है, केवल अर्थव्यवस्था का विषय नहीं है। समाज जीवन के जितने भी पक्ष होते हैं, उन सभी पक्षों का समायोजन
एक साथ बिठाना है। माने मार्केट और उत्पादन में जो नहीं है वह भी तो जाति है। अध्ययन अध्यापन करने वाली, वैदिक शास्त्र में जाने वाली, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की रचना करने वाली भी जातियां होती है ना। शासन करने वाली, सैन्य में जाने वाली भी जातियां होती ही हैं। वो केवल मार्केट नहीं है। हाँ, ये सामाजिक व्यवस्था का विषय है। उसका उस व्यवस्था में अर्थ व्यवस्था और फिर अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से जो व्यय और आय प्रदान की जो विषय है वो आएंगे ही आएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो विषयों का अंगांगी संबंध, व्यवस्थाओं का अंगांगी संबंध पहले है। समाज शास्त्र ये मूल अंगी शास्त्र है। उसके अर्थशास्त्र, राज्य शास्त्र, विवाह शास्त्र, ये सब अंग हैं उसके। फिर अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के अंग है उत्पादन शास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, ये उसके अंग हैं। उत्पादन शास्त्र के फिर अंग हैं कैसे पदार्थों का उत्पादन, तो भिन्न भिन्न पदार्थों का उत्पादन करने वाले भिन्न भिन्न समूह। इस प्रकार से अंगांगी संबंध से ये पूरे समाज की वृक्ष के जैसी रचना होती है। अभी तो समाज शास्त्र भी मूल मूल नहीं है। समाज शास्त्र भी अंग है धर्म शास्त्र का, और धर्म शास्त्र अंग है अध्यात्म शास्त्र का। वहां से सारा ओरिजिनेट होता है। तो इसलिए इस रचना को, जो अंगांगी रचना है, उसको नहीं जानेंगे तब तक राइट प्लेसमेंट नहीं होगा। किसी भी तत्व का, किसी भी व्यवस्था का, किसी भी व्यवसाय का, किसी भी कार्य का राइट प्लेसमेंट यदि करना है तो अंगांगी संबंध को अच्छे से समझना होगा। इसीलिए अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा उसको केवल अर्थ रूप में नहीं देखा जाता है, समाज का शास्त्र के रूप में देखते हैं। स्टेट क्राफ्ट कहते हैं ना ताई इंग्लिश में से। हाँ, वो राज्य व्यवस्था के साथ, राजनीति के साथ जुड़ा हुआ ऐसा है। इसलिए वो जो अर्थशास्त्र को हम केवल धन के साथ जोड़ते हैं ना, उसको भी व्यापक बनाना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि सबके मूल में अच्छे से जरा अध्ययन भी तो करो। इसको शास्त्रीय अध्ययन करना, उसके अनुसार व्यवहार पक्ष में लागू करने की योजना बनाना, तो तत्व को व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है। ऐसे तत्व और व्यवहार साथ में जुड़े हुए हैं। तो अगर देखो, और क्रूशियल बात क्या है कि ब्रिटिशों ने केवल शिक्षा व्यवस्था को नहीं तोड़ा है, सबसे पहले उद्योग व्यवस्था को, उद्योग तंत्र को तोड़ा है। सारे उद्योग का नाश किया, उसके बाद राज्य व्यवस्था का नाश किया, बाद में शिक्षा व्यवस्था की बारी आई, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। तो सबसे अधिक जो समझ में भी नहीं आता जल्दी, ऐसा जो विनाश है वो समाज शास्त्र के क्षेत्र में ही है। और उसमें भी वर्ण, जाति, स्त्री, पुरुष, वंश परंपरा और इन सारी बातों को ऐसे 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 उलझा दिया। और हम सब जो हमारी कुल परंपरा, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इसका द्वेष करने वाले को सुधारक कहने लगे, मॉडर्न कहने लगे। हमको पता ही नहीं है कि ये तो मूल में कहाँ जाकर शुरू हुआ है। हम उसका आधुनिक मानते हैं, वो तो सुधारक मानते हैं। और राजा राम मोहन राय को आद्य सुधारक मानते हैं। और ऐसी सती प्रथा जैसा बिल्कुल ही झूठ ऐसा शब्द कॉइन हो गया और उसका विरोध होने लगा। बाल विवाह, ये पॉलीगैमी, ये सारे जितनी भी जाति को, माने समाज को बनाए रखने वाली, बचाए रखने वाली व्यवस्थाएं थी, उन सब का द्वेष किया, सबको नष्ट किया और आज हमको विरासत में दे गए। विवाह व्यवस्था को कैसे नष्ट कर दिया है।